Only a fool learns from his own mistakes. The wise man learns from the mistakes of others. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलैन चमल और आज भी हम बात करेंगे इंग्लिश प्रेसी के ऊपर। पहले तो हम ऐसे इंग्लिश ऐसे के ऊपर बात कर रहे थे, लेकिन आज एक प्रेसी जो मैंने इवेल्युएट की है वो आपके साथ शेयर करूंगा। आई विल टेल यू कि हाउ आई इवेल्युएट प्रेसीज एंड हाउ आई डू प्रेसीज बाय माई सेल्फ। जो मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसके अलावा आपके लिए ये प्रेसी की वैल्यूएशन जो है ये एसए की वैल्यूएशन के सेशन में ही इंक्लूडेड है। तो अगर आप एसेस लिखते हैं तो साथ साथ आप प्रेसिस भी इवेल्यूएट करवा सकते हैं। दिस इज़ इंक्लूडेड इन दैट। ठीक है जी। तो आज की हमारी जो प्रेसी है वो 2008 की प्रेसी है। उसको देखेंगे कि क्या वो अच्छी अटैम्प्ट हुई है, और इसमें आपको ये भी पता चल जाएगा जी कि क्या सिर्फ ग्रामर अच्छी होने से आपकी प्रेसी अच्छी हो सकती है। लोग कहते हैं कि सिर्फ आपकी इंग्लिश ठीक है तो बस आप प्रेसी ठीक कर आते हैं। तो वो भी सारी चीज़ें देखेंगे। लेट अस गेट इनटू द वीडियो। वी हैव प्रेसी ऑफ 2008। अच्छा, इसके कुछ की पॉइंट्स जो हैं मैंने उनको हाईलाइट कर दिया था जब मैं इसको पढ़ रहा था। आप भी इस तरह से कर सकते हैं कि जब आपकी अच्छा, मेरी जो प्रैक्टिस है उसमें मेरी 3 रीडिंग्स होती हैं जी। ठीक है, 3 रीडिंग्स। पहली रीडिंग मैं जनरल करता हूँ उसका ओवरऑल आइडिया लेने के लिए कि भाई ये किस चीज़ के बारे में है, क्या कहना चाह रहा है, क्या बात वो कर रहा है। दूसरी रीडिंग में मैं उसको मार्क करना शुरू कर देता हूँ। मेरे पास पेंसिल होती है तो मैं साथ उसको देखता हूँ कि अच्छा यार ये 2 3 4 जुमले जो है ना ये एक जैसे हैं या फिर इंटरलिंक्ड हैं, तो इनको मैंने थोड़ा सा कंसाइज करना है कि इनमें से कुछ चीज़ें काटनी हैं जो एक्स्ट्रा हैं। सिमिलरली अगले 4 5 जुमले जो हैं उनको देखूंगा तो मेरी जहन में एक मैकेनिज्म चल रहा होता है कि मैंने अब इनको शॉर्टन करना है। इनमें से कुछ चीज़ें जो एक्स्ट्रा हैं लाइक जो एग्जांपल्स फजूल हैं या फिर यूँ कहें कि अननेसेसरी है, मैं उनको डिलीट करके तो बाकी का पैराग्राफ जो है उनको उसको क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। तो कुछ नेसेसरी एग्जांपल्स भी होती हैं जो क्रिटिकल होती हैं आपके लिए, आप उनको स्किप नहीं कर सकते। उनके बगैर आपका आइडिया पूरा नहीं हो रहा या फिर आपकी बात जो है सफिशिएंटली एक्सप्लेन नहीं हो रही, तो एक आधी इस तरह की एग्जांपल जो है वो आप दे सकते हैं। लेकिन जिस तरह के इस पैराग्राफ में है इसी तरह दूसरे पैराग्राफ में भी आपको मल्टीपल एग्जांपल्स मिलती हैं जिनको आप 3 4 में से एक कोई एक देंगे तो आप अपने पैराग्राफ को कंसाइज कर सकते हैं और उसकी इंप्रेसिव बना सकते हैं। ठीक है। और इसमें ऑर्गेनाइजेशन से वो स्टार्ट करता है जी कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह हमारे वजूद में आती हैं। दे डिमांड्स रिजल्टिंग फ्रॉम द वांट्स ऑफ मैनकाइंड। देन वी हैव ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी मस्ट बी प्रीसीडेड बाय एन एफर्ट टू डिटरमिन प्रिसाइजली व्हाट देयर वांट्स आर। के वांट्स क्या होती हैं उसके लिहाज से फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेवलप होती हैं। इसी तरह फिर आगे सिटी कमीशंस वगैरह की बात हो रही है। ऑर्गेनाइजेशंस केम इनटू बीइंग एज अ मींस ऑफ क्रिएटिंग एंड एक्सचेंजिंग यूटिलिटी। तो आगे their success is dependent upon the appropriateness of the series of actions contributed to the system। तो ऑर्गेनाइजेशन उसकी एवोल्यूशन और उसका जो मकसद है या फिर उसकी जो एफिशिएंसी है उसके हवाले से बात हो रही है। Then we have in the next paragraph before the industrial revolution most cooperative activity। अब आप इसमें नोट करते हैं जी कि ये स्ट्रक्चर किस तरह का है कि एक जनरल टू स्पेसिफिक है। पहले उन्होंने जनरल चीज़ें आपको बताई कुछ कि जी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, वो किस तरह से हमारे वजूद में आती है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं या फिर उसकी एफिशिएंसी आप किस तरह से डिटरमिन करते हैं। एंड देन यू हैव अ स्पेसिफिक एग्जांपल कोऑपरेटिव एक्टिविटी। अब अगर यहाँ पे एक जगह पे कोऑपरेटिव एक्टिविटी होता, दूसरी जगह पे आके वो जी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, तीसरी जगह पे वो आके आपको कहता है जी कि लेबर यूनियन। तो लेबर यूनियन इज़ आल्सो काइंड ऑफ कोऑपरेटिव एक्टिविटी वैसे तो, लेकिन स्टिल दैट इज़ अनदर कैटेगरी अगर आप उसको स्ट्रिक्टली इंडस्ट्रियल या फिर वर्क बेस्ड चीज़ों में देखते हैं। तो खैर अगर वो सारे डिफरेंट होते तो फिर तो ये ओवरऑल पैराग्राफ जो है ये आपका ऑर्गेनाइजेशंस की एवोल्यूशन और उसके बारे में जनरल होता है। लेकिन यहाँ पे भी आपको कोऑपरेटिव एक्टिविटी नज़र आ रहा है, फिर यहाँ पे भी कोऑपरेटिव सिस्टम नज़र आ रहा है। तो वन थिंग दैट यू कैन गेट आउट ऑफ दिस इज के नीचे जो पैराग्राफ एग्जांपल है ये स्पेसिफिक है और किसी एक एग्जांपल पे है यानी कि कोऑपरेटिव एक्टिविटी पे है। तो आपका फिर ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है प्रेसी पैराग्राफ वो किसके बारे में होगा, वो कोऑपरेटिव एक्टिविटी के बारे में होगा। उसका जनरल बैकग्राउंड आप ऑर्गेनाइजेशन की एवोल्यूशन में दे सकते हैं, लेकिन ये मेनली फोकस्ड होगा कोऑपरेटिव एक्टिविटी के ऊपर।
फिर आगे जी ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी की बात करते हैं और हायरार्की ऑफ डिसीजन मेकर्स। जिस तरह के हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होती है कि पहले वो सिंपल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती थी या सिंपल सोसाइटीज़ होती थी, फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बनाना शुरू कर देते हैं कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन से मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। इसी तरह जैसे ही उसकी मेंबरशिप एक्सपेंड करती है, ज़्यादा लोग उसमें आते हैं, तो ज़ाहिर है डिसीजन मेकर्स भी ज़्यादा होंगे, तो वो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव कर सकते हैं। So there is a hierarchy of objectives, hierarchy of decision makers, and there is an expansion in the size of the industrial or cooperative organizations. So ये कुछ चीज़ें हैं जो क्रिटिकल हैं, जो आपको इसमें लिखनी चाहिए। फिर आते हैं जी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस। लास्ट जो 3 लाइन है ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में। delineation of organizational objectives and coordination of activity towards the accomplishment of these objectives। तो आगे जो प्रेसी इन्होंने लिखी है उसके ऊपर आते हैं। मार्क्स तो आपने देख ही लिए हैं जो मैंने इवेल्युएट की हुई है, लेकिन इसको मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता जाता हूँ। और आप देखेंगे कि इसमें शायद ग्रामेटिकल मिस्टेक एक आधी होगी या एक भी नहीं है, ठीक है। तो क्या वजह है कि मैं इसको फेल कर रहा हूँ इस प्रेसी को? द रीज़न इज़ कि भाई इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव डिटरमिन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। अच्छी बात है, अगर ये पैराग्राफ होता, जनरल चीज़ के ऊपर होता, तो फिर ये ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी के ऊपर आप लिख सकते थे। लेकिन क्योंकि ये कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़ के बारे में है, सो दिस इज़ द टाइटल दैट आई रिकमेंड। थोड़ा सा ये लंबा है, मे बी आप इसको मज़ीद कंसाइज कर सकते हैं, 5-6 वर्ड्स पे लिख दें बस, दैट शुड बी सफिशेंट। जितना छोटा टाइटल हो उतना बेहतर है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि आप अपनी पूरी बात जो है वो एक दो लफ्ज़ों से कन्वे नहीं कर पाते, तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन। Pursuit of effective objectives and the efficiency of cooperative organizations। ठीक है, आगे जी। According to the author, organizations are designed to create and exchange utility, and their success lies in the appropriate decision making. In order to ensure effective service delivery, just a second, इसको मैं थोड़ा सा नोट कर देता हूँ आपके लिए जी। In order to ensure effective service delivery to the consumers, the objectives must be in line with the consumers' needs। कंज्यूमर्स के ऊपर अब यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एंड पे लगाया हुआ है। दिस शोज कि इनकी ग्रामर बहुत अच्छी है, क्योंकि ये गलती अक्सर आप लोग करते हैं। इन द प्री इंडस्ट्रियल इरा देयर वाज सर्विस डिलीवरी टू द कंज्यूमर्स। द ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी इन लाइन विद द कंज्यूमर्स नीड्स। ये तो खैर आई थिंक ऊपर हो गया, हाँ यहाँ तक हो गया। अच्छा जी। इन द प्री इंडस्ट्रियल era there was the concept of small enterprises based on simple objectives and a single decision maker। However, with the advancement of technology and industrial organizations, the concept of hierarchical objectives and complex management system came into being that is still prevalent in the modern era। यहाँ पे the modern era आप लिख सकते हैं। Hence, an effective management system must involve organizational objectives and coordination to attain the best outcomes। ठीक है, तो इसमें आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नज़र नहीं आती, लेकिन जो सेंट्रल पॉइंट है, जो क्रक्स है इस पैराग्राफ का, कोऑपरेटिव एक्टिविटी है, उसको आप मिस कर गए। मैंने आपको जो स्ट्रक्चर बताया उसमें आप थोड़ा सा उसकी एवोल्यूशन का जिक्र करें, उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी किस तरह से मार्च वजूद में आई या उसका क्या पर्पस था, फिर उसमें जी मज़ीद क्या चेंजेस हुई विद दी एक्सपेंशन, उसकी हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्टिव्स और हायरार्की ऑफ डिसीजन मेकर्स वगैरह आ गई, और लास्ट में आप उसकी एफिशिएंसी का जिक्र कर सकते हैं, या फिर उसके जो डिसीजन मेकर्स हैं उनका रोल जो है वो भी लास्ट में आ सकता है। तो इस तरह से ये प्रेसिंग होनी थी। ओवरऑल मैंने 7/20 दिए हैं। आपको ये जहन में रखना चाहिए कि अगर आप बहुत अच्छी प्रेसी करते हैं तो 13 या मैक्सिमम 14 मार्क्स आपको मिलेंगे। इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी ना कीजिएगा, और ना ही उसने आपको देने हैं, ठीक है। ये सदका जारिया है जो एग्जामिनर जो है आपसे ले लेता है। ये मैट्रिक एफएससी वाला हिसाब नहीं, यहाँ पे इसी तरह चलता है। तो अगर आपके 12-13 या 13 तक आ रहे हैं तो वो बहुत अच्छे मार्क्स हैं। अच्छा जी। ग्रामर इज करेक्ट बट प्रेसी ओवरऑल इज मिसिंग द पॉइंट और अवे फ्रॉम द सेंट्रल आइडिया। और देन वी हैव वर्ड्स इन पैराग्राफ। अच्छा, इन्होंने वर्ड्स इन प्रेसी वर्ड्स रिक्वायर्ड जो है इस तरह करके लिखा था, बट मेरी जो प्रैक्टिस है, जो मैं रिकमेंड करता हूँ, वो आप वर्ड्स इन पैराग्राफ लिखें, कि अप्रॉक्सीमेटली लिखते हैं कि नंबर ऑफ लाइंस गिन के उसको मल्टीप्लाई कर दें एवरेज नंबर ऑफ वर्ड्स पर लाइन से, तो आपके पास अप्रॉक्सीमेट वर्ड्स इन पैराग्राफ आ जाते हैं। तो उसको 3 से डिवाइड कर लें तो आपके रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स प्रेसी के होने चाहिए। उन नंबर ऑफ वर्ड से जो कि आपने 1/3 कर लिए हैं, उससे 5-10 नीचे, 5-10 ऊपर हो सकते हैं। इससे ज़्यादा आप ना जाएं, कोशिश करें कि नीचे वाली साइड पे रहें या फिर एग्जैक्टली उसके ऊपर रहें, लेकिन उससे ज़्यादा ना करें।
तो मेरी प्रैक्टिस ये है कि वर्ड्स इन पैराग्राफ और वर्ड्स इन प्रेसी आप इस तरह से लिखें। और दूसरा ये है कि मल्टीपल टाइटल्स ना दें, सिंपल एक टाइटल हो वो प्रेसी के ऊपर लिखा हो, नीचे भी ना लिखें बेशक, ठीक है। So I hope that this video was helpful for you and it will help you in solving presses and writing more। ज़्यादा से ज़्यादा लिखे, चेक करवाएं, आपकी गलतियां निकलेंगी, तभी आपको पता चलेगा कि आप कहाँ कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हैं और आपके नंबर जो पहले कट जाने थे वो अब थोड़ा बच जाएंगे। So this is it from my side. I will see you in the next video. Make sure you like and subscribe and share this with your friends, क्योंकि प्रेसी जो है बहुत important part होता है आपके पास होने के लिए। So take care. अल्लाह हाफिज़।